अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आई होप आप ठीक होंगे। टॉपिक का आपने नाम तो देख लिया होगा कि आज हम पी ब्लॉक डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एक या दो शॉर्ट्स में हम पूरा करें। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन एक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे पास एस ब्लॉक भी आता है, हमारे पास पी ब्लॉक भी आता है और हमारे पास डी ब्लॉक भी आता है और एफ ब्लॉक भी आता है। तो हेडिंग देते हैं हम। और अगर पीरियोडिक टेबल देखा जाए, ठीक है, तो इधर थोड़ा देखना, यहाँ पे हमारा होता है एस ब्लॉक, यहाँ पे होता है पी ब्लॉक, यहाँ पे होता है डी ब्लॉक और यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, ये एस, ये पी, इन दोनों के बीच में डी और नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कहते हैं वो एलिमेंट्स जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो पी ऑर्बिटल में, तो उन्हें कहा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम उसे क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो तो उसे कहा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे इसी पे एक हम सवाल डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है? नीचे जो हम देंगे वो एटॉमिक नंबर देंगे, 12, हाँ जी। तो व्हाट विल बी द आंसर? देखें, अब देखें कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो x की क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो लास्ट कहाँ एंटर हुआ? s पे, तो मीन्स ये s ब्लॉक में आएगा, p में नहीं आएगा। ठीक है, इसकी देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो ये कहाँ चला गया? p में। 1s2 2s2 2p3, ये भी कहाँ चला गया? p में। तो देखें, ये भी p ब्लॉक का मेंबर है, ये भी p ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन ये पी ब्लॉक में नहीं है। ये किस में है? एस ब्लॉक में। तो सवाल यह है कि कौन सा पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है, तो हमारा जवाब होगा ये। अब अगर पी ब्लॉक में देखा जाए तो पी ब्लॉक में हमारे पास आते हैं इट कंटेन्स 6 ग्रुप्स। इसमें कितने ग्रुप्स आते हैं? 6। ठीक है, फ्रॉम 3rd A टू 8th A। ठीक है, 3rd A से लेकर 8th A तक हमारे पास कहां चले जाते हैं? पी ब्लॉक में। और अगर इसकी जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो क्या होगा? देखो, पी में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1, ज्यादा से ज्यादा 6। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी np1 से np6। और याद रखो, जिसके साथ पी होगा उसी शेल का एस होगा। देखो, यहां पी है तो उसी का एस है, यहां भी पी है तो उसी का एस है। तो इस वजह से इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाएगी ns2 np1 से लेकर ns2 np6। या आप इसमें से s कॉमन ले लें, p कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 2 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब एस ब्लॉक में अगर देखा जाए तो इट कंटेन्स 30 एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास 30 एलिमेंट्स आते हैं। और याद रखें, ये जो अब आगे मैं बातें करने जा रहा हूं ये सिंध टेक्स्ट बोर्ड से मैच होंगी। ठीक है, किसी और का इससे एग्री होना जरूरी नहीं। अब उस
30 एलिमेंट्स में से हमारे पास 20 मेटल्स हैं एंड 10 नॉन मेटल्स है। ये हो गई उनकी नेचर, 20 मेटल्स एंड 10 नॉन मेटल्स। अगर स्टेट देखी जाए तो स्टेट में हमारे पास 1 लिक्विड है, 9 गैसेस हैं, 20 सॉलिड्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी। तो हमारे पास हमने कहा कि कितने ग्रुप्स आते हैं, 8, थर्ड ए से लेकर फोर्थ ए तक। अब जो थर्ड ए ग्रुप है, उस थर्ड ए ग्रुप में हमारे पास आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप कोई इररिलेवेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे हम इसका कहेंगे भाई बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये एक सीक्वेंस बन गई। फोर्थ ए ग्रुप हमारे पास कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन, लेड, इसका आप बना सकते हो ससी, गई, सिंध, पंजाब। ठीक है। फिफ्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और हमारे पास क्या है, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, इसका रिलेवेंट आप कोई सोचो, मुझे बताओ। ठीक। सिक्स्थ का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, सिक्स्थ हो गया। सेवंथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये देखो। फिर कल बाहर आई आंटी, ये एक रिलेवेंट बन जाता है। उससे टीपो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई ऐसे कुछ भी आप इररिलेवेंट इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसका जो 8th का है उसमें क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंबर्स बन गए। अब देखें, हर ग्रुप का कोई और स्पेशल नाम भी है। जैसे थर्ड ए ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो है बोरॉन, तो हम इसे कहेंगे बोरॉन फैमिली। इसका है कार्बन, तो कार्बन फैमिली। ठीक है, इसका नाइट्रोजन पहला मेंबर, तो नाइट्रोजन फैमिली। इसका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फैमिली। इसका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन फैमिली। और इसका नोबल गैसेस। ठीक है, अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर बोरॉन का है 5। ठीक है, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक अगर आपको पीरियड याद हो तो यहां 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका है 13। एल्यूमिनियम से गैलियम तक हमारे पास आते हैं कितने, 18। तो 13 और 18 कितने हो गए, 31। फिर इंडियम आप देखो तो इंडियम में कितने आते हैं, 18, तो ये हो जाएगा 49। फिर आते हैं 32, इफ यू रिमेंबर, तो 49 और 32 कितने हो जाएंगे, 81। ठीक है, 32, 81। अब ये एलिमेंट्स एक पैटर्न में लिखे हुए हैं, और ये पीरियोडिक टेबल की एक ब्यूटी है कि हमें किसी एक का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हम सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट, यू कैन टेल द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बाय लुकिंग और बाय डूइंग दीज थिंग्स, राइट। तो इसमें हमारे पास हर किसी में एक कांस्टेंट डिफरेंस है, और वो कांस्टेंट डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, फिक्स है। तो देखो ये 5 है, तो ये कितने होगा, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। ठीक है, ये 31, तो ये कितना होगा, 32, 33, 34, 35, 36। ये कितना होगा, 49, तो ये होगा 50, 51, 52, 53, 54।
ये कितना होगा 81, तो 82, 83, 84, 85 और 86। तो हमारे पास इनकी क्या आ गई, इनकी हमारे पास एटॉमिक नंबर सारों का पता चल गया। अगर हम इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहें तो आपको पता है कि थर्ड ए की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ग्रुप वाइज यहां मैं लिख रहा हूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन से आप हर किसी की कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच सकते हो डायरेक्टली। जैसे हम लिखें भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ए की क्या बनेगी, NS2 NP1, ठीक है। फोर्थ ए की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, NS2 NP2, फिफ्थ ए की NS2 NP3, सिक्स्थ ए की NS2 NP4, सिक्स्थ सेवंथ ए की NS2 NP5, एट्थ ए की क्या बनेगी, NS2 NP6, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ शेल, राइट। अब यहां पे एक और मैं आपको स्पेशलिटी बताऊं, ये देखो, ये पीरियड अगर देखा जाए तो दिस इज पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 माना शेल 2 है। ये शेल कौन सा है, ये शेल 3 है। ये शेल कौन सा है, ये शेल 4 है। ये शेल कौन सा है, 5। ये शेल कौन सा है, 6, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिलिकॉन की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो सिलिकॉन की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन आप बताओगे क्या होगी। सिलिकॉन देखो फोर्थ ग्रुप का है, कहां आ रहा है, तीसरे शेल में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे होगी NS2 NP1, लेकिन ये एंड कहां होगी, 3S2 3P2, पता चल गया। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि भाई आयोडीन कौन सा शेल है, 5वां, तो 5वें की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, तो 5वां देखो फिफ्थ शेल है, ठीक है। और फिफ्थ शेल में अगर हम देखें तो फिफ्थ शेल में हमारे पास आयोडीन है, और आयोडीन सेवंथ ग्रुप है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP5, तो मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, 5S2 5P5 हैलोजेंस बन गया। तो इसको बेस बना के हम किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यहां अगर सवाल हो कि द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन of the valence shell configuration of aluminium will be, अब देखो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम हमें पता है 13 एटॉमिक नंबर है, और तीसरे पीरियड में तो इसका मतलब इसका वैलेंस शेल 3 होगा, तो ऑप्शन में वैलेंस शेल 3 है। किसका देखो ग्रुप भी 3 निकलता है, तो ग्रुप 3 किसका निकलता है, इसका ग्रुप 3 निकलता है, तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे सवालों का जवाब देख सकते हो। यू कैन आंसर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बाय जस्ट लुकिंग एट दिस टेबल। जैसे हमारे से पूछा जाए कि द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेलेनियम will be, valence shell configuration of selenium will be, ठीक है। तो देखो सेलेनियम ये है, सेलेनियम कौन से पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है, तो फोर्थ पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड में मींस वैलेंस शेल 4 होगा, 4 ही लिखा हुआ है। कौन से ग्रुप का मेंबर है, 6 ग्रुप का मेंबर है, तो 6 ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4, तो NS2 NP4 से कौन सा मैच करता है, 4S2 4P4, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात। तो इसको बेस बना के आप हर किसी का एग्जैक्ट जवाब निकाल सकते हो, हर किसी के बारे में एग्जैक्ट बना सकते हो। अब यहां हमने कहा था कि वन लिक्विड, तो वन लिक्विड है कौन सा, ओनली ब्रोमीन इज द लिक्विड, ब्रोमीन है इसका लिक्विड L, ठीक है। गैसेस कौन सी हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है,
नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस, जीनॉन गैस, रेडॉन गैस। तो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गैस हो गए। बाकी देखो, बाकी क्या रह गए, जितने भी रह गए वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स। ठीक है, तो यहां हमने ये भी बन गया। अगर इसी से रिलेटेड एक और सवाल हो कि विच इज द सॉलिड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच इज द सॉलिड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ऑप्शन में हम लिखते हैं, सपोज ऑप्शन में हम लिखते हैं लेड, बी में लिखते हैं हम नियॉन, सी में लिखते हैं हम ब्रोमीन, डी में लिखते हैं ऑल। तो हमें पता है कि नियॉन वाले नियॉन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और लेड क्या है, लेड इज द सॉलिड। तो इससे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन में हम देखें तो हमने जनरली कहा है कि 82 से जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव। तो मीन्स ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी हमें केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, इनकी हमें क्या मिलेगी, इनकी हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री मिलेगी। वी विल फाइंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑफ दीज थिंग्स, राइट। क्यों, क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब आगे हम इसको स्टडी करते हैं। एक टर्म है ग्रुप ट्रेंड। अब ग्रुप ट्रेंड कहते हैं ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टी फॉलो करने का पैटर्न है उस पैटर्न का नाम है ग्रुप ट्रेंड। तो ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है ग्रेजुअल और स्मॉल चेंज, ग्रेजुअल और regular change in the properties of an element from top to bottom in the group is known as group trend। ठीक है, ग्रुप ट्रेंड। ग्रेजुअल और रेगुलर भी कहते हैं, स्लाइड भी कहते हैं। टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आएगा उस चेंज का नाम क्या है, उस चेंज का नाम है ग्रुप ट्रेंड। समझ में आ रही है बात? हर ग्रुप में, हालांकि ग्रुप में हम देखते हैं कि दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, लेकिन उसी ग्रुप में हमें प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन दिखाई दे रही होती है, कुछ चेंज दिखाई दे रहा होता है, और उसी चेंज को कहा जाता है ग्रुप ट्रेंड। अब यहां हमारे माइंड में सवाल पैदा हो रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट गिव राइज टू द ग्रुप ट्रेंड। किस रीजन की वजह से ग्रुप ट्रेंड डेवलप होता है वो हमें सीखना है या देखना है। अब देखो, ग्रुप ट्रेंड का जो रीजन है वो रीजन क्या है, वो रीजन हम कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। हम मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कार्बन को लेते हैं या हम नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। या इसी नाइट्रोजन को आप यूं भी लिख सकते हो कि नाइट्रोजन से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, नाइट्रोजन से पहले वाली इनर्ट गैस है हीलियम। तो मींस ये 1s2 की जगह आप हीलियम भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर 18 से ज्यादा है तो आप उसमें आर्गान भी लिख सकते हो, किसी का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में नियॉन भी लिख सकते हो। तो 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस देखें तो 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। जैसे इस पूरे को रिमूव करके आप हीलियम लिख सकते हो, सेम केस इस पूरे को रिमूव करके आप क्या लिख सकते हो, नियॉन। तय हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहां देखें इसके लास्ट शेल या वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2। दिस 2 इज लास्ट शेल। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वैलेंस शेल कैसे निकालते हैं। तो लास्ट शेल इज 2। और इसका लास्ट शेल क्या है, इसका लास्ट शेल है, लास्ट इज 3। तो लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स में आपसे पूछूं
तो आप कहोगे कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, यू विल से देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ठीक है, यहां लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तय हो गई बात। दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है। तो लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties due to same number of electrons in last or outermost shell। लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलूं तो यहां लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इनर में कितने हैं, 2, ये इनर, और यहां इनर में कितने हैं, 10। तो क्या हो गया भाई, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम थे तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हैं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल। तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, दे विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, they have different physical properties। और इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस का नाम क्या है, इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस का नाम है ग्रुप ट्रेंड। समझ गए बात को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें सिमिलर मिलेगी क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, लेकिन जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको क्या होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जाएंगे। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जाएंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा। एंड दिस चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ट्रेंड। तो इसी के ऊपर अगर कोई सवाल डेवलप हो कि ग्रुप ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, बी सेम नंबर ऑफ valence electron, C different number of inner electrons, D none of these। तो ग्रुप ट्रेंड होने का रीजन क्या है, ग्रुप ट्रेंड होने का रीजन ये है कि हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये। अब यहां एक और टर्म अप्लाई होती है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इट इज द inertness of a pair towards chemical bonding. It is the non-participation of a pair for the bonding. ठीक है, inertness of a pair for bonding या non-participation of a pair for bonding। अब ऐसा क्या है, क्यों है, कैसे, वो देखना समझना। अब देखें, हमने जब कॉन्फ़िगरेशन की थी तो इधर थोड़ा ध्यान दें। हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी तो क्या था, हमारे पास आ रहा था NS2 NP1 NS2 NP। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ये जो NS2 पेयर है, ठीक है, दिस पेयर बिकम्स इनर्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनर्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। तो जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से आपको क्या दिखाई देगा, आपको सिर्फ P बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा, S वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम देख रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, ये जो NS2 वाला
पेयर है इट बिकम्स इनएक्टिव फॉर द बॉन्डिंग। तो इसी वजह से अगर आप ग्रुप के हायर मेंबर्स देखेंगे तो उन हायर मेंबर्स में, हायर माना जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं, ध्यान से, ऊपर वाले मेंबर का S भी बॉन्डिंग में जाएगा, P भी बॉन्डिंग में जाएगा। तो इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों को मिला के निकाल दी जाएगी, ठीक है। जबकि नीचे आएंगे तो नीचे क्या होगा, S का ग्रुप बॉन्डिंग के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ कौन सा जाएगा, P का। तो अगर हम बोरॉन की देखें तो बोरॉन में अगर S बॉन्डिंग में जाएगा तो 2 होगा, P जाएगा तो 1 होगा। तो मींस बोरॉन +3 भी बॉन्डिंग में शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और बोरॉन 1 भी शो करेगा। एल्यूमिनियम 3 भी शो करेगा, 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, 1 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। और टेलुरियम 3 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 1 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है ना भाई। जब ये दोनों जाएंगे तो 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, जब P जाएगा तो 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम केस अगर फोर्थ ग्रुप में देखें तो जब दोनों जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4, P जाएगा तो सिर्फ 2। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो जो ऊपर वाले मेंबर हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, बोरॉन +3 और टेलुरियम +3, तो यही सवाल हम बना लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बोरॉन +3 वाला सपोज, या हमारे पास बोरॉन या बोरॉन +1, एल्यूमिनियम +1 या इंडियम +1 या टेलुरियम +1, ठीक है। तो बताएं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोरॉन +1 वाला या टेलुरियम +1 वाला। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ऊपर वाले होंगे उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, जो नीचे वाले होंगे उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो मींस अगर पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये नीचे वाला है तो नीचे वाले की छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट मींस +1, ये ऊपर वाला है तो इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम केस यही सवाल आपने देखा होगा कि यहां पे अगर मैं सवाल एक और क्वेश्चन हम यहां डिजाइन करें तो विच इज करेक्ट, ए Pb +2 is more stable than Pb +4, B Pb +4 is more stable than Pb +2, C both are equally stable, D में हम लिख देते हैं none of these। तो ये सवाल है। अब देखें हम दोबारा इधर पीरियोडिक टेबल में आए, दोबारा पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो लेड नीचे है। मैंने आपको बताया कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है NH2 तो मींस ये 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, लेड भी 4 भी दिखाएगा, 2 भी दिखाएगा, नीचे वाले एलिमेंट्स की छोटी ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी। तो इसका मतलब लेड +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेड +4। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये। तो ये जो इनएक्टिवनेस है S की बॉन्डिंग के लिए, तो इसका नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो दूसरा एक और पॉइंट जहन में रखें कि ऑल्दो its explanation is beyond our syllabus, थर्ड ए में आपको कोई रेगुलर ट्रेंड दिखाई नहीं देगा। और उस रेगुलर ट्रेंड का ना होने का रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम के बाद आपको यहां इर्रेगुलरिटी महसूस होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास ये जैसे ही सीरीज एंड होती है 18 तो यहां पर हमारे पास 19 आना चाहिए,
लेकिन हमारे पास 19 नहीं आता, हमारे पास डायरेक्ट 31 आ जाता है। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ 10 एलिमेंट्स आते हैं। किसके 10 एलिमेंट्स? डी ब्लॉक के। तो ये जो 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के आते हैं वो क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के बाद गैलियम और इंडियम तक प्रॉपर्टीज का एक सिस्टमैटिक ट्रेंड डेवलप होने नहीं देते, जिसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, दैट इज नॉट गिवन इन आवर सिलेबस। तो जो भी ट्रेंड हम पढ़ेंगे उसमें हम थर्ड ए को एग्जेम्प्टेड करेंगे, और वहां एग्जेप्शन कहां शुरू होगी? एल्यूमिनियम के बाद। और क्यों शुरू होगी मैंने उसको आपको बता दिया कि वहां 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी उथल पुथल बचा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको नोट करें तो हम फिर आगे चलें। तो अब हमने ग्रुप ट्रेंड्स लिखे हैं। तो सबसे पहला ग्रुप ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस हमने पहले भी पढ़ा था ग्रुप प्रॉपर्टीज में कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, शेल्स कम होंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर ग्रुप का पहला मेंबर साइज में स्मॉलेस्ट होगा और हर ग्रुप का लास्ट मेंबर साइज में लार्जेस्ट होगा। तो मींस एवरी फर्स्ट मेंबर इज स्मॉलेस्ट, लास्ट मेंबर इज लार्जेस्ट। ये जर्नल ट्रेंड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसी को बेस बना के कोई क्वेश्चन हो कि भाई, क्या क्वेश्चन हो कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? जनरली ये जर्नल डिस्कशन है, यहां थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जनरली अगर साइज हमारे पास देखा जाए तो साइज ओवरऑल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे पास सपोज यहां मैं लिखूं हाँ, तो बताएं क्या होगा। अब यहां देखें, यहां मैंने मेंबर्स सिलेक्ट किए हैं किसे? फिफ्थ ग्रुप के। तो फिफ्थ ग्रुप में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बड़ा साइज होगा फास्फोरस का, फास्फोरस से बड़ा साइज होगा आर्सेनिक का, और आर्सेनिक से बड़ा साइज होगा हमारे पास किसका? एंटीमनी का और बिस्मिथ का। तो यहां हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb। तो ये होगा करेक्ट जवाब। उसके बाद जो है ये हमारे पास केटाइन भी बनाते हैं, एनाइन भी बनाते हैं। दे फॉर्म केटाइन दे एज वेल एज दे फॉर्म एनाइन। तो मींस दे फॉर्म केटाइन एंड एनाइन। केटाइन माना पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, एनाइन माना नेगेटिव चार्ज स्पीशी। केटाइन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि केटाइन इज ऑलवेज smaller than the parent। जिससे वो बनेगा उससे वो साइज में छोटा होगा। जैसे सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम भी हो और एल्यूमिनियम +3 भी हो, पूछा जाए किसका साइज ग्रेटर होगा, तो एल्यूमिनियम +3 का। ठीक है, सेम केस एनाइन इज ऑलवेज larger than the parent atom। पेरेंट एटम से एनाइन साइज में बड़ा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास नाइट्रोजन भी हो, हमारे पास नाइट्रोजन माइनस भी हो, विच इज
सपोज टू बी लार्ज, नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन माइनस का साइज ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का साइज कम होगा। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, ऐसा ना हो कि फिर ये ना कहना कि खबर ना हुई। तो यहां पे ये होगा। अब यहां एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है कि व्हेन एनाइन इज फॉर्म्ड इट एक्वायर्स, बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से इसका जवाब देना। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ ए प्रीवियस पीरियड, बी में लिखते हैं हम नेक्स्ट पीरियड, सी में लिखते हैं सेम पीरियड और डी में लिखते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, मींस के एनाइन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होता है कि वो नेगेटिव बन जाता है। तो वो नेगेटिव जो बनता है वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है? अपने वाले ग्रुप की, अपने वाले पीरियड की, या अपने से नेक्स्ट वाले पीरियड की। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई फ्लोरीन का। फ्लोरीन F कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अगर F नेगेटिव करूं, ध्यान से सुनना, अगर F नेगेटिव करूं तो F नेगेटिव माना ये 2p6 हो जाएगा। अब ये 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की। 1s2 2s2 2p6, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। और अगर मैं आपसे पूछूं पीरियड, तो इसका पीरियड कौन सा है? आप कहोगे पीरियड में ना आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा है? 2। तो इसका मतलब जो एनाइन बनता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी एक्वायर करता है? अपने ही पीरियड की, सेम पीरियड। तो इसका जवाब ये होगा ये। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जो केटाइन बनता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी एक्वायर करता है? अपने पीरियड की, प्रीवियस पीरियड की, या नेक्स्ट पीरियड की? इसका जवाब मुझे देना जल्दी। आगे देखें, आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, फर्स्ट मेंबर इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लास्ट मेंबर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट मेंबर है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लास्ट मेंबर है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी को बेस बना के अगर आपसे सवाल दिया जाए कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, हाँ भाई बताओ इसका क्या जवाब होगा? तो अगर आपको ग्रुप ट्रेंड याद होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 6 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, तो उसका कोई आप निमोनिक बना लें कोई इररिलेवेंट सा, जैसे इसका उससे टीपो मींस चीटिंग के द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम होता है इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने का मतलब, बल्कि हाँ ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सही लिखा मैंने, गड़बड़ नहीं हुई। तो क्या होगा? इसको ऑप्शन सी कर देते हैं हम, ये होगा। ठीक है, समझ गए या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब देखें नेक्स्ट,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। कहाँ से? आउटर मोस्ट शेल से, या आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल से। अब ये डिपेंड करती है, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये डिपेंड करती है एक साइज पे, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट पे। ठीक है, तो याद रखें टॉप टू बॉटम साइज भी इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। या हम ये कहें कि साइज जितना कम होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। मींस इट इज द हिंड्रेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट है, उस रुकावट का नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी मल्टीपल आयोनाइजेशन भी हो सकती है, कि मींस एक ग्रुप हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो सेकंड आयोनाइजेशन, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो थर्ड आयोनाइजेशन। और हमें पता है कि हर नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, एवरी नेक्स्ट आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन द एवरी प्रीवियस आयोनाइजेशन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, तो मींस टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ गए बात को? इसका मतलब हर ग्रुप के जो टॉप मेंबर है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। इसी को बेस बना के एक मैं सवाल यहां रखता हूं कि विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं सपोज ऑक्सीजन, बी में सल्फर, सी में सेलेनियम, डी में नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों के लिए सवाल है, इसका मुझे जवाब बताइएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और टॉप टू बॉटम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या लूज करने की सलाहियत इंक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर इज लीस्ट मेटेलिक एंड लास्ट मेंबर इज मोस्ट मेटेलिक। पहला मेंबर लीस्ट मेटेलिक होगा और लास्ट मेंबर क्या होगा? मोस्ट मेटेलिक होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहीं पे अगर आपके सामने सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक, कौन सा मोस्ट मेटेलिक है? ऑप्शन में मैं लिखूं तो सबसे लास्ट वाला साइज में कौन सा है? 10 या लेड? तो लेड इज सेड टू बी मोस्ट मेटेलिक। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये डिपेंड करती है एक टर्म किस पे? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां आप नोट करें। ठीक है, यार ठीक है, तो एक टर्म है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल विद रेस्पेक्ट टू द x with respect to the total number of electrons that must be present। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1।
अब आपसे पूछा जाए कि भाई बोरान में इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे 3। होने कितने चाहिए थे दूसरे शेल में, 8, तो 3 की जगह 8 है, मीन्स 3:8 है। सेम केस यहाँ पे एल्यूमिनियम उठाएं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। होने कितने चाहिए थे, 18, तो 3:18। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ रेशो ज्यादा है, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स बोरान में रेशो ज्यादा है। कहाँ रेशो कम है, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम में रेशो कम है। तो हम ये कहेंगे कि EP ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस एज कंपेयर टू EP ऑफ बोरॉन। तो एल्यूमिनियम की EP कम है और यही EP कहलाती है मेटेलिक कैरेक्टर। लेसर द इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन कम होगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहीं पे एक और सवाल लगा देते हैं। देखें बोर्ड में जगह कम है, मैं इसको यहीं पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे विच हैव लेस, बल्कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। किसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन है? मैं लिखूंगा कार्बन, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम। तो देखो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यहां हम लिख भी देते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम। और इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, थ्रू आउट द पी ब्लॉक कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो जर्नली जैसे 3A में मैंने आपको बताया कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। 4th A में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, 5th A to 7th A ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, 5th A to 7th A इट विल इंक्रीज। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, स्ट्रक्चर और स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन ट्रेंड्स को गवर्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि 3rd A का इरेगुलर है, उसके बाद हम देखते हैं 4th A। 4th A में क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स डिक्रीज होने की वजह से ये ट्रेंड यहाँ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। दूसरा देखें हमारे पास क्या है कि 5th A to 8th A इंक्रीज होता है, 7th A नहीं 8th A, 5th A to 8th A इंक्रीज। अब 5th A to 7th A जो इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट से ये होता है। अब दोबारा इधर आप देखें कि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है। देखो डिस्क्रीट स्टेट से एग्रीगेटेड स्टेट में चेंज हो गए, गैस से हम सॉलिड में आ गए तो स्टेट चेंज हो गई, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। 6th में देखो ऑक्सीजन है गैस, सल्फर है सॉलिड,
सेवंथ में देखो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, फिर सॉलिड सॉलिड। तो ये क्या हो रहा है, फिफ्थ ए से लेकर सेवंथ ए तक स्टेट चेंज हो रही है डिस्क्रीट से एग्रीगेटेड स्टेट में, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब आते हैं हम हमारे ऊपर, किसके ऊपर, 8 से ग्रुप के ऊपर। तो 8 से ग्रुप में क्या होता है कि इट इंक्रीजेस, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नीचे इंक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ता है तो उससे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है और तो इससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात, या आपको कोई कंफ्यूजन है? तो ये हमने डिस्कस की थी चीजें, कौन सी डिस्कस की थी चीजें हमने, ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।